Hello students, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो हमारी यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, उसमें जो केमिकल काइनेटिक्स वाली यूनिट हम पढ़ रहे हैं और इसकी हमारी ऑलरेडी 10 से 15 क्लासेज हो चुकी हैं। लगभग आज 15वीं क्लास है हमारी। इसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और ये पढ़ते पढ़ते बेटा हमने कोलिजन थ्योरी, आरएनएस थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ चुके हैं। और अभी हमारा लास्ट टॉपिक एक चल रहा है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट तथा उत्प्रेरण के विभिन्न प्रकार। ठीक है बच्चों, तो आज हम उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे किस तरह से उत्प्रेरक काम आते हैं। पिछली क्लास में बेटा हमने पढ़ा था, जो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि उत्प्रेरक किस तरह से काम करता है। तो वो हम इस ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस ग्राफ से इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन इधर प्रोसीड हो रही है और एनर्जी हमारी इधर है। अब देखिए कि यदि हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं या कितने भी रिएक्टेंट हैं, और इनको ये जो स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ये बनने के लिए इन यहाँ पर जो भी हमारे रिएक्टेंट्स आएंगे उनके पास क्या होनी चाहिए, दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमारे पास होनी चाहिए। अब ये रिएक्टेंट की एनर्जी को हम यहाँ तक लाने के लिए क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी हम दे देंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी हम यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर दे देंगे। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी हम यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, तो ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्रिया करके कहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में। तो ये तो है बेटा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। अब यदि हमने उत्प्रेरक मिला दिया या कैटलिस्ट का उपयोग हमने यहाँ पर कर लिया, कैटलिस्ट का उपयोग यदि हम यहाँ पर करते हैं तो बच्चों ये जो रिएक्टेंट है वो ऐसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट हमारी बन रही है वो पहले की ट्रांजिशन स्टेट और इस ट्रांजिशन स्टेट में हमारे डिफरेंस आ जाएगा, और ये पहले ही बहुत जल्द ही ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा जब हम कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो ई एक्टिवेशन एनर्जी A1 माइनस ई एक्टिवेशन A2, तो इनका जो डिफरेंस है वो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी दहली ऊर्जा के बराबर, वो अब कम हो गई है ना, तो वो आसानी से हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आज बच्चों हम उत्प्रेरण के प्रकार तथा उनका वर्गीकरण किस किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिया कारकों व उत्प्रेरक पदार्थों के भौतिक अवस्था के आधार पर हम किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरण होता है उसे दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है बेटा समांगी उत्प्रेरण, यानी कि होमोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस वह उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें समस्त क्रियाकारक, जिनमें जिनमें बेटा समस्त क्रियाकारक किनमें एक ही तरह के हों। किस तरह के, ये देखिए कि जिसमें समस्त क्रियाकारक वो उत्प्रेरक पदार्थ समान भौतिक अवस्था में उपस्थित हो। किसमें उपस्थित हो बच्चों, समान भौतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब समान भौतिक अवस्था कौन सी है ये ध्यान रखना है अपन को। समान भौतिक अवस्था मतलब अगर सॉलिड हैं तो सॉलिड ही हो, अगर गैसियस हैं तो गैसियस ही हो, अगर लिक्विड हैं तो लिक्विड ही हो। यानी कि क्रियाकारक, आपका जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक तथा उत्प्रेरक दोनों जो हैं वो समान भौतिक अवस्था में उपस्थित हो, और यही क्या कहलाता है, हमारा समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। अब देखो ट्वाइस SO2 प्लस O2 गैसेस, तो ट्वाइस SO3 में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो ये क्या है, हमारे पास SO2 गैसेस अवस्था में, जो O2 है वो भी गैसेस अवस्था में,
और जो एनोड हम यूज कर रहे हैं क्या उत्प्रेरक के रूप में, वो भी गैसियस अवस्था में ही है, और ये हमारे पास ट्वाइस SO3 यहाँ पर बन रहा है। इसी तरह से ट्वाइस KClO3 हमारे पास है, तो ये सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, ये सॉलिड अवस्था में है। तो यहाँ से ही यह ध्यान देना है समांगी उत्प्रेरण होमोजीनियस कैटलिसिटी यानी कैटलाइसिस, यानी कि ये सॉलिड, MnO2 भी सॉलिड, तो ट्वाइस KCl + 3O2 ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से ये CH3COO C2H5OH C2H5 जो है हमारे पास वो लिक्विड अवस्था में है, H2O भी लिक्विड अवस्था में है, और ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है हमारी एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बच्चों C3COOH और C2H5OH, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में, तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये भी लिक्विड है। तो यानी कि क्रियाकारक और उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। इसी तरह से विषमांगी उत्प्रेरण या हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक तथा एक अथवा अधिक क्रियाकारकों की भौतिक अवस्थाएं, क्या बेटा, क्या कौन सी अवस्था है, भौतिक अवस्था है, भिन्न भिन्न होती है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, विषमांगी उत्प्रेरण ये कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात, कि वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक तथा एक या अधिक क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था है भिन्न भिन्न अवस्था में हो, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताता हूँ बेटा मैं। क्या होता है कि ये N2 गैसियस अवस्था में, H2 गैसियस अवस्था में, हैबर प्रोसेस का नाम सुना होगा आपने, वही रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो ये जो फेरस है वो कौन सी अवस्था में, ये फेरस जो है बेटा ये सॉलिड अवस्था में। ठीक है, तो दोनों की ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास कैटलिस्ट है। तो रिएक्टेंट की भौतिक अवस्था क्या है, गैसियस, और जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, सॉलिड, और यहाँ से हमारे को ट्वाइस NH3 मिल रहा है, यानी कि हेटेरोजीनियस प्रोसेस ये हो गया। इसी तरह से अगर हम एथीन से जो गैसियस फॉर्म में होती है और H2 हाइड्रोजन जो गैसियस फॉर्म, तो प्लेटिनम पैलेडियम और ये यूज करते हैं हम यहाँ पे, और हमारे पास मैथेन या एथेन प्राप्त हो जाती, एथेन प्राप्त हो जाती है। ट्वाइस HI गैसियस अवस्था में, प्लेटिनम का सॉलिड अवस्था में, और H2 और I2 हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होमोजीनियस तो हो गया बेटा हमारा, होमोजीनियस क्या हो गया, होमोजीनियस क्या हो गया, जिसमें उत्प्रेरक और क्रियाकारक दोनों समान अवस्था में, यानी कि गैस है तो गैसेज में, लिक्विड है तो लिक्विड में। अब हेटेरोजीनियस प्रोसेस में क्या हो गया बच्चों हमारा, हेटेरोजीनियस प्रोसेस में उसमें उत्प्रेरक तो हो, उत्प्रेरक प्लस क्रियाकारक ये दोनों अलग अलग अवस्था में। ठीक है, अगर ये सॉलिड है तो ये लिक्विड होगा, ये गैसेज होगा, ये सॉलिड, इस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। स्वतः उत्प्रेरण, स्वतः उत्प्रेरण मतलब वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के रूप में बनने वाला एक पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में व्यवहार करता है। किसके रूप में व्यवहार करता है, स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में व्यवहार करता है, स्वतः उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं, ध्यान देना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के रूप में बनने वाला एक पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में व्यवहार करता है, स्वयं अभिक्रिया के लिए स्वतः उत्प्रेरण अभिक्रिया ये कहलाती है। जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, CH3CO C2H5 + H2O हमारे पास है, तो ये एसिडिक मीडियम में हम ले रहे हैं, तो अम्ल है। अब ये CH3COH वैसे के वैसे हमारे पास अम्ल हो गया, तो ये स्वतः उत्प्रेरक हो गया।
एस्टर के अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन में उत्पाद के रूप में जो एसिटिक एसिड हमें प्राप्त हो रहा है, जो स्वयं शेष अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरित करता रहता है। ठीक है बच्चों, ये उत्प्रेरित इसमें करता रहता है। अब आज की क्लास में हमने बेटा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट पढ़ा, होमोजीनियस कैटलिस्ट पढ़ा और स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में बच्चों हम रासायनिक बल गति के अध्ययन में जो प्रायोगिक विधियों का उपयोग करते हैं, कौन कौन सी प्रायोगिक विधियां हम इसमें काम में लेंगे, उनके बारे में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।